ये सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। हमने ये समझा कि इसकी डेफिनेशन में कि नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एक सोसाइटी के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं का वायलेशन हो जाना सोशल प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। हमने ये देखा कि इसके अपने हिस्टोरिकल फेजेज़ हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम सोशल प्रॉब्लम्स वेरी करती हैं। हमने ये भी देखा कि सोशल प्रॉब्लम्स को स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रभावित करती है। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम समझेंगे कि सोशल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए अप्रोचेज़ क्या क्या इस्तेमाल की गई हैं। इनको समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि सोशल प्रॉब्लम्स के फैक्टर्स क्या हैं। यानी कि हमने सोशल प्रॉब्लम्स को हिस्टोरिकल फेजेस से जोड़ के देख लिया, हमने सोशल प्रॉब्लम को स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ के देख लिया, हमें सोशल प्रॉब्लम्स को उनके कॉजेटिव फैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना है कि किन किन फैक्टरों से होती हैं सोशल प्रॉब्लम्स। बट हम उन्हें उनके कॉजेटिव फैक्टर से जोड़ करके देखें, उसके पहले ज़रूरी है कि सोशल प्रॉब्लम्स को हम पहले समझ पाएँ कि ये सोशल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्य रूप में कौन सी अप्रोचेज़ अवेलेबल है हमारे पास। हम जिस अप्रोच से, जिस नज़रिए से उसे अप्रोच करेंगे, हमें वो हो सकता है तब सोशल प्रॉब्लम लगे, नज़रिया बदल जाए तो ना लगे, है कि नहीं? तो हो सकता है कि मार्क्सवादियों को, कार्ल मार्क्स को कोई चीज़ सोशल प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन हो सकता है कि जो गांधीयन अप्रोच है उसमें वो हो ही ना। तो इसलिए आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि सोशल प्रॉब्लम्स हैं या नहीं हैं। इसलिए हम पॉजिटिव फैक्टर के वाया सोशल प्रॉब्लम समझें। इसके लिए ये पहले बहुत ज़रूरी था कि आप अप्रोचेस को अंडरस्टैंड करें कि सोशल प्रॉब्लम को हम अप्रोच कैसे करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आज जो हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसे समझने के बाद जितने भी क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज में आते हैं, उस समझ के आधार पर आप एक एक चीज़ मोतियों की तरह चुन लेंगे उन क्वेश्चनों में से और आंसर कर पाएंगे। आपको ये समझने के बाद ही सब समझ आ जाएगा। चलिए समझते हैं। सो शुरुआत है द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए, आज आप सोशल प्रॉब्लम्स को जिस लेवल पर मानते हैं, हमेशा से ऐसा नहीं था। आज के पहले के समय की अगर हम बात करें तो सोशल प्रॉब्लम्स को बहुत ही इंडिविजुअल लेवल पर अप्रोच किया जाता था। ऐसा माना जाता था कि सोशल प्रॉब्लम इंडिविजुअल का कंसर्न है, ये एक इंडिविजुअल तक सीमित है, उस इंडिविजुअल को ही इसे मैनेज करना है, ये उसी का लुकआउट है और ये मैनेज हो भी नहीं पाएंगी, ये ठीक हो भी नहीं पाएंगी। तो मेजॉरली किसी भी सामाजिक समस्या को एक इंडिविजुअल से जोड़ के उसके जीन में डिफेक्ट है, उसके जेनेटिकल मेकअप में डिफेक्ट है, उसी के शरीर में कुछ कमी है जिसकी वजह से ये समस्या है और इसका सुधार भी हो पाना नहीं। जैसे लंबे समय तक ये देश ये मानता रहा कि अगर किसी औरत को लड़कियां हो रही हैं, लड़कियां पैदा हो रही हैं, तो ये उस औरत का दोष है, ये उस औरत का दोष है। जब साइंस ने क्रोमोसोम्स की स्टडी को दुनिया के सामने रखा, तो तब जाकर के ये सिद्ध हो पाया कि लड़कियां होने में औरत का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो कहानी सारी जो है पुरुष है उसकी है, वो क्रोमोसोम एक्स वाई प्रोड्यूस करने का जो जिम्मेदारी है वो उसकी आती है। तो इस हिसाब से तब जाकर के ये नज़रिया बदला। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स लंबे समय से चलती आ रही सामाजिक सोच को बदलती हैं, लेकिन तमाम हमारे आसपास जितनी हमारी समस्याएं थीं, वो चाहे कुष्ठ रोग से जुड़ी हुई समस्याएं थीं, चाहे बच्चियां पैदा हो रही हैं उनसे जुड़ी समस्याएं हैं, तमाम प्रॉब्लम हम एक इंडिविजुअल तक ही इसे जोड़ के रखते थे। हम ये सोच ही नहीं पाते थे कि इसे लैक ऑफ मेडिकल केयर मिलने की वजह से ये हुआ, ये गरीबी में है इसलिए हुआ, ये कुपोषित है इसलिए हुआ। हो सकता है ना, औरत पैट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुषों के हाथों सफ़र होने के कारण कम न्यूट्रिशन मिलने की वजह से एनीमिक है, और उस एनीमिया से ग्रसित महिला यदि कमज़ोर है और संतान भी कमज़ोर पैदा हो रही है, तो आप कहेंगे कि ये तो जनानी बड़ी कमज़ोर है। तो एक लाइन पहले होती थी, वैसे इस औरत के तो पल्ले ही कुछ नहीं, ये तो है ही बड़ी कमज़ोर, ये बच्चे पैदा करती है मुर्गे के चूजे जैसे। लेकिन नज़रिया तब बदलेगा जब आप समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, औरतों में एनीमिक क्यों हैं। क्या एडोलेसेंट एज के दौरान जो न्यूट्रिशन इन्हें मिलना चाहिए था
वो पुरुष प्रधान समाज में दूध का वो एक गिलास कहीं उस लड़के को तो नहीं मिल गया? भोजन की कटौती कर करके बाकी सदस्यों की किसे उसे तो नहीं दे दी? क्योंकि वो वंशावली आगे चलाएगा, वो सारे धार्मिक अनुष्ठान रीति रिवाज कराएगा, वो पितरों का दान कराएगा और इन्हें मुक्ति दिलाएगा, ये तो पराये घन चली जाएगी। जब इसे समझते हैं तब समझ आता है ख़ास तौर पर कि एक माल न्यूट्रिशन क्यों है महिलाओं में, एडोलेसेंट केयर क्यों नहीं मिल पाती उन्हें, आगे जा कर के वह एनीमिक क्यों हो जाती हैं, क्यों प्रेगनेंसी के दौरान उनकी वो न्यूट्रिशियस केयर नहीं हो पाती है और इसलिए संतान कमज़ोर हो जाती है। ज़रा इसे कलेक्टिव लेवल पर इमेजिन तो करो कि ये एक लार्जर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट भी तो हो सकता है कि महिला इतनी कमज़ोर क्यों है। आप उसे सिंपली उसकी अंदरूनी कमज़ोरी डिक्लेयर कर रहे हो और ये कह रहे हो कि इसे तो इसे ही निपटना है, पर वो उसकी अंदरूनी कमज़ोरी होगी, पर उसको ये कमज़ोरी धारण करनी पड़ी। इसके लिए कंपेलिंग एटमॉस्फेयर किसने बनाया? इसके लिए माहौल किसने बनाया? ये सामाजिक ढांचा किसने बनाया जिसमें महिला ऑलवेज पुरुषों के प्रति सब्जेक्टेड रहेगी, उनके अधीन रहेगी? और जब वो रहेगी तो फिर कहाँ से आएगा उसके अंदर वो पोषण? कहाँ से आएगी उसमें वो शिक्षा? कहाँ से वो खुद की सेल्फ केयर कर पाएगी और आगे संतान की भी? और ऐसे में अगर देशव्यापी स्तर पर माल न्यूट्रिशन बच्चे पैदा हो रहे हैं, स्टंटेड चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, वेस्टेड चाइल्ड पैदा हो रहे हैं, तो आप उसे एक इंडिविजुअल माता का दोष तो नहीं बता सकते। वो तो एक देशव्यापी प्रक्रिया हो गई। अब वो पता लगाओ ऐसा क्यों हुआ, पता लगाओ गाँव का विकास शहरों के मुकाबले कहाँ पिछड़ गया, पता लगाओ कि स्लम्स में जो जनसंख्या है उनकी देखभाल हो रही है कि नहीं हो रही, पता लगाओ स्लम्स कितने बन गए हैं, पता लगाओ ये स्लम्स क्यों बन गए हैं, क्यों आपने एक अनइवन डेवलपमेंट ऑफ अर्बन कल्चर की और जिसकी वजह से बेअंत पैमाने पर लोग माइग्रेट होकर के उन्हीं पॉकेट्स में कंसंट्रेट हुए, और वो भी वो लोग जो अनस्किल्ड थे, अनपढ़ थे, गांव से आए, क्या करेंगे, कहाँ जिएंगे, मार्जिनलाइज लाइफ जिएंगे। स्लम्स में ना कोई सुविधा है, सीवरेज के किनारे उनकी बस्तियाँ हैं, बीमारियों से वो स्वयं ग्रसित रहते हैं, आगे संतान कैसी होगी? तो क्यों है वो बच्चे माल न्यूट्रिशन? जाके उनके शरीर देखो, पता लग जाएगा। ये लार्जर इशू फूड सिक्योरिटी का है, ये लार्जर इशू एक ह्यूमन की लाइफ की डिग्निटी का है, ये लार्जर इशू है रीजनल इम्बैलेंस इकोनॉमी के सेंस में। पता लगाओ कि गांव में जातीय व्यवस्था के आधार पर किन वर्णों के साथ अब तक अत्याचार हुआ है, तो उनके परिवार के बच्चों और औरतों का हाल क्या है, उनके पुरुषों का हाल क्या है। तो इसे किसी एक व्यक्ति तक सीमित रख देना, एक इंडिविजुअल का कॉज बना देना, ये हमारी पहले की अप्रोच थी। इट वाज द अर्लियर अप्रोच कि वो देखो कितना जवान गबरू, कितनी जवान औरत, ये तब की बातें थी। आज ऐसा नहीं है, वो जवान नहीं हुआ, उतना निखरा नहीं। पता करो कि क्या परेशानियां अटैच्ड हैं, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो शुरुआती तौर में इसे इस नज़रिए से देखा जाता था कि एक तो ये इस व्यक्ति की इंडिविजुअल की समस्या है, एकल समस्या है। ये लार्जर सोसाइटी लेवल पर कोई लार्जर सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल या स्ट्रक्चरल इशू नहीं है ये कोई। तो इसे कलेक्टिवली सोसाइटी अप्रोच ना करे, इंडिविजुअल का कंसर्न इंडिविजुअली अप्रोच कर ले, और ये रिडीम होने वाली भी नहीं है, ये चीज़ ठीक होने वाली भी नहीं है। ये तो ऐसी ही है, कोई अच्छे नस्ल की बीवी ले आओ, सुना होगा पहले ऐसी बातें चलना। ये चीज़ें पहले बहुत आका जाता था कि कितना जवान मुंडा, कितना जवान लड़का, कितनी जवान लड़की, अब संतान कितनी जवान। मुद्दे की कहानी यही है, नस्ल तो हमारी सबकी इंसानी है, प्रजाति में तो हम सब इंसान ही हैं। अब कौन कितना जवान है नहीं है वो निर्भर करता है कि आपने खुराक कैसी दी है, उसे सोशल एटमॉस्फेयर कैसा दिया है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उसे पॉलिटिकल राइट्स कितने मिले हुए हैं, उसे अपना सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल डेवलपमेंट करने का जो फंडामेंटल राइट है वो कितना मिला हुआ है। ये सब पता कर लो, अपने आप पता लग जाए वो कितना जवान हुआ कि नहीं। जवानी क्या है, आप रिष्ट पृष्ट होने चाहिए शरीर से, विचारों से, हर चीज़ से, और कदकाठी में जवानी दिखती है, ऐसा नहीं होता है। पर पहले की एक अप्रोच थी, फिर समय बदला, इन पर विचार हुए तो चीज़ें बदली हैं। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि द कंटेम्प्रेरी पीरियड
यानी कि जो आज का समय है, समकालीन जो दौर है, हैज़ सीन अ रिमार्केबल शिफ्ट इन द वे अ सोशल प्रॉब्लम इज़ परसीव्ड बाय द सोसाइटी। अर्लियर, पहले, social problems and their origin were explained with focus on the individual. The cause of such problems was seen in the genetic makeup of the individual and was believed to be beyond redemption. कि ये ठीक नहीं होगा. Now, the emphasis is on the social, economic, political, cultural, structural factors are there. अब हम इस पर विचार करते हैं. Thus, the contemporary approach views the cause of the social problem at the collective level and not at the individual level. Earlier, अब इस पर मैं आता हूँ. इतना समझ आया? समझ पा रहे हैं कि हम कोई एक खास सोशल प्रॉब्लम पढ़ें, उसके पहले हमारे पहले के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट कैसे ढांचे का काम करेंगे. हम जब आगे जा कर के माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पॉवर्टी पढ़ेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट पढ़ेंगे, उसमें जब ये लाइनें धार धार आनी है उस कॉन्टेक्स्ट में, तब हमें इनके कहीं कॉन्सेप्ट ना समझने पड़ जाएं. इसके लिए पहले ये पढ़ाना ज़रूरी है. तब हमें इन्हें डायरेक्ट वहाँ इमेजिन करना है, सीधे ही इमेजिन करना है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं. तो वहाँ पे सीधा लिखा जाएगा कि वुमेन इज़ सफरिंग ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शंस इन द पास्ट. तो तब आप बैठ करके मुझे ये ना कहीं सर इस लाइन का मतलब क्या है, खुद ही पता हो कि वो किस स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं. वो बात कर रहे हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी की, पितृ प्रधान समाज की, कि औरत को गुलामी में रखा गया है. तो इसलिए इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम का ये आज 5वां लेक्चर जा रहा है. 6वां भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे जितनी आनी है प्रॉब्लम वो सब की बुनियाद यहीं रखी जा रही है. ये बुनियाद बन गई, ज़िंदगी में कभी उसे रटोगे नहीं, समझोगे. और एक बार ज़िंदगी में एक मसला समझ लिया, कभी रिवाइज़ नहीं किया जाता. ये सब एक बार समझ आ गया फिर तो रोज़ दिखेगा अपने आसपास, अखबारों में, हर जगह, हमेशा ताज़े होते रहोगे. वो ये कहते हैं कि पहले इस बात पर एम्फेसाइज रखा जाता था कि चाहे जो हो जाए, समाज आज भी समाज इसी का प्रयास करता है कि चाहे जो हो जाए, सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना है. जो एक ऑर्डर बना है समाज में वो मेंटेन रखना है. मर्द की जगह जो बनी है, महिला की जो बनी है, पुरुषों की महिला की, वो रखनी है. जातियों की जो जगह जैसी, जिसके जो अधिकार हैं वो बनाए रखने हैं. जिसके समाज में जो अधिकार हैं वो वैसे बनाए रखने हैं. जो व्यक्ति जिस काम को करने के लिए एंटाइटल्ड है वो वही करेगा. जहाँ शादी करने का जैसा रिवाज है वैसे ही होगा. परिवार में, कुटुंब में, कुल में जिसका जो स्थान है जैसा है वैसा ही रहेगा. तो एक बहुत स्ट्रिंजेंट अप्रोच रहती थी हमारी सोशल ऑर्डर को लेके कि ये यथास्थिति में ही रहना चाहिए, इसमें बदलाव आना मतलब समाज ख़त्म. तो इसलिए ऑलवेज एम्फेसाइज इस बात पे किया जाता था कि चाहे कुछ भी करिए, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करिए और इक्विलिब्रियम को प्रिजर्व करिए. तो वो कहते थे संतुलन बना हुआ है, इसी तरह से संतुलन बना रहेगा. तो आपको मैं बता दूं कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और भारत में मिशनरीज़ ने एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्कूल्स खोले, तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ तो इस सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी से आते नहीं थे. तो फिर उन पर इस सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ भी लागू नहीं होते थे. तो इसीलिए फिर उनके इंस्टीट्यूशंस में ये एक लिबर्टी थी कि वो भारत के समाज के अंदर अब तक जिन वर्णों और वर्गों को शिक्षा से वंचित रखा गया, उन्हें शिक्षा देने के लिए वो ओपन थे. तो इसलिए SC, ST, OBC, वुमेन, उनको वो शिक्षा देने के लिए ओपन थे और उन्होंने उन स्कूलों से शिक्षा ली भी. ये हुआ जो ज़मीन पर हुआ, मैंने बताया. मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि मिशनरी बड़ी पायस अप्रोच के साथ आए थे, उनके एजेंडे भारतीयों को बहुत एजुकेट करना था, बहुत अच्छा था. वो अपने हिडन एजेंडे के तहत ये कर रहे थे. बट मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आप अक्सर पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जाके कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और बड़े दिग्गज महानुभवी जिनको शायद अगर भारतीय सांस्कृतिक शिक्षण संस्थान बने रहते तो शिक्षा ना मिलती, पर मिशनरी एजुकेशन आने की वजह से वो बेसिक एजुकेशन ले पाए और फिर फर्दर रिसर्च के लिए अमेरिका, ब्रिटेन गए. तो ये एक चेंज तो आया था. लेकिन उस समय में भारतीय
समाज में कई वर्गों के द्वारा इसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट और रेजिस्ट किया गया था और स्कूलों को शैतान खाना कह के पुकारा जाता था। तो आपको एमसीक्यू आएगा कि मॉडर्न टाइम में शैतान खाना कैसे कहते थे, तो स्कूल को क्यों, ये कहते थे कि ये स्कूल औरतों को बिगाड़ रहे हैं पढ़ा पढ़ा के। तो वो ये कहते थे कि ये स्कूल औरतों को रीजनिंग की, एक्चुअली में उनका कहना ये था कि यह स्कूल इन्हें सवाल करने के लिए तैयार कर रहे हैं। ये औरतें स्कूल जाके फिर वापस जब आती हैं तो सवाल बहुत करती हैं, क्वेश्चन बहुत करती हैं, और ऐसा करने से घर में लड़ाइयाँ पड़ती हैं। तो इसलिए औरतों को समझाया जाता था कि जो औरत सवाल करती है उसका पति मर जाता है। उन्हें कॉन्सेप्ट सिखाया जाता था कि जो औरत सवाल करती है उसका पति मर जाता है, सवाल मत करना। औरतें डर गई, सवाल नहीं करना कि पति ना मर जाए, विधवा ना हो जाए, और फिर जो विधवा है उसको सती करेंगे। लिंक देखो कैसे जोड़ा, कहते जो औरत सवाल करेगी तो क्या होगा, कहते पति मरेगा। पति तो कहते मर गया, मुक्त हो गया, पर तू बच गई, अब तेरा क्या करेंगे, कहते सती। कहती ना बाबा, सवाल तो ना ही, सवाल नको। लेकिन इसके पीछे ही कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि आप वहाँ जाएंगे, पढ़ के आएंगे, रीजनिंग, रैशनैलिटी, और फिर जिन जिन सब्जेक्शंस में आपको रखा गया है, जिन जिन अधीनस्था की परिस्थितियों में आपको रखा गया है, आप उसके तर्क पूछेंगे कि ऐसा क्यों, मैं काम क्यों नहीं कर सकती, मैं कमा क्यों नहीं सकती, मैं टीचिंग की जॉब क्यों नहीं कर सकती। तो फिर वो क्या समझाएं, अब फिर वो तिल मिलाएंगे कि ज़्यादा जबान मत चला, ज़्यादा मुंह मत चला, घर चला। तो फिर आप कहेंगे कि नहीं, मैं आधुनिक काल की पढ़ी लिखी औरत हूँ, फिल्मों में डायलॉग बहुत चला, मैं 20वीं सदी की हूँ, मैं 21वीं सदी की हूँ, मैं यानी, तो फिर एकदम से कुछ होगा, कुछ लड़ाई होगी, कुछ होगा, या तो ये सदमे से मरेगा, या कुछ होगा तो इसे पुलिस उठा के ले जाएगी, जेल में मार देगी। मतलब ये आक्रोश में आके कुछ कर देगा तुम्हें और बदले मरेगा यही। फिर तो ऐसे कलेश मत डालो घर में, ऐसी फूट मत डालो, ऐसा मत करो, घर में शांति बनाए रखो। एक इक्विलिब्रियम हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, बनाए रखो। देखिए, मैं शिक्षा का बहुत कट्टर समर्थक हूँ और मेरा मानना है पुरुष थोड़ा कम पढ़े तो चल भी जाए, औरत को पढ़ना बहुत चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। पढ़ाना मतलब, मैं कभी भी शिक्षा का समर्थक इसलिए नहीं हूँ कि औरतों को केवल रोज़गार के लिए पढ़ाना चाहिए। मैं उस मॉडर्न सोसाइटी को भी एक सवाल करना चाहता हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ महिलाओं को रोज़गार के लिए पढ़ा रहे हैं कि रोज़ काम पर जाएगी इंडिपेंडेंट हो जाएगी, काम पर जाएगी इंडिपेंडेंट हो जाएगी। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। उल्टा लड़की ज़्यादा सफ़र कर रही है, वो उल्टा इन लॉज के जा रही है, वो कॉम जॉब पर भी जा रही है, घर का भी काम करना पड़ रहा है, उल्टा ज़्यादा चक्की में पिस रही है। मेरा हमेशा मानना है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। क्यों? उससे उसमें रैशनैलिटी आती है, उसमें पावर ऑफ रीजनिंग आती है, तभी वह व्यक्ति धर्म पर चल सकता है, द पाथ ऑफ राइटियसनेस। और अगर पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिस्टम एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी ही है, अगर ये जो राज्य हमारा द स्टेट, इट इज़ मियरली द पॉलिटिकल सिस्टम given by the society to manage the society or the political expression of the society, then the basic unit of the society is a family. अगर फैमिली ही के स्तर पर राइटियसनेस नहीं फॉलो हो रही, धर्म की पालना नहीं हो रही, तो समाज के स्तर पर राइटियसनेस कैसे होगी? परिवार ही के स्तर पर नैतिकता नहीं है, मोरालिटी नहीं है, तो राष्ट्र के स्तर, समाज के स्तर पर कैसे होगी? और जिस समाज में नैतिकता नहीं है, वहाँ पर राज्य अर्थात सरकारों में नैतिकता कहाँ से होगी? स्टेट में या गवर्नमेंट में आप कैसे मोरालिटी ढूंढेंगे? वो कैसे नॉन करप्ट मैनर में फंक्शन करेंगे? और घरों के स्तर पर धर्म यानी कि राइटियसनेस यानी कि नैतिकता स्थापित करने के लिए ज़रूरी है कि घर को कौन संजो रहा है उस पर विचार करो। हमारी महिलाएं, उनकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उन्हें तर्क मिलना बहुत ज़रूरी है, उनमें विजन आना बहुत ज़रूरी है, उनमें दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुरुष जब घर से निकलता है, वो वर्तमान परिवार, वर्तमान समाज, वर्तमान पीढ़ियों के पोषण के लिए सामग्री एकत्रित करके लाता है, अर्जित करके लाता है। लेकिन घर में बैठी महिलाएं भविष्य की पीढ़ी, भविष्य के समाज की रचना करती है, वो संतान की रचना करती है, उसको पोषण देती है। तो सोचिए उसका कितना भव्य होना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि महिलाएं इसी जॉब को अज्यूम करें, पर अगर वो उनको ये जॉब दी है तो ये जॉब कितनी रिस्पॉन्सिबल है, जिन पर दायित्व है फ्यूचर की जनरेशन्स को तैयार करने का, जिन पर दायित्व है कि इन घरों से निकल के अब लड़के लड़कियां मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जाने वाले हैं, तो कैसे लोग कंट्रीब्यूट हो रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में से,
उस ट्रेनर ने कैसे सैनिक निकाले हैं, तो ही सेना सज्ज होगी, भव्य होगी। आप इमेजिन करके देखिए इस बात को। सारा दारोमदार इस बात पर नहीं टिका कि बॉर्डर पर जो सैनिक खड़े हैं वो कितनी दृढ़ संकल्प से खड़े हैं, उनमें वो दृढ़ संकल्प किसने डाला है, जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग हुई। ऐसे ही हमारे घर होते हैं। तो मैं महिलाओं की शिक्षा का बड़ा समर्थक हूँ। फिर उन पर छोड़िए, वो शिक्षा का उपयोग ज्ञान के लिए करती हैं, योग्यता के लिए करती हैं कि रोजगार के लिए करती हैं, ये उनकी चॉइस है, ये उनका चॉइस है हमेशा से, पर दबाव ना बनाया जाए। और उनकी इस भूमिका को अगर हम घर में एक्नॉलेज कर दें, पुरुष अगर ये मान ले एक बार दिल से कि वो सिर्फ हाफ रोल फुलफिल कर रहा है, वो प्रेजेंट चीज़ों को ही मैनेज कर रहा है, लेकिन उसके कुल गौरव और समाज के भविष्य को तय उसकी महिला कर रही है, तो घर में अर्निंग कौन करके ला रहा है ये मैटर नहीं करता। अर्निंग का 50% एक एंटाइटलमेंट, एक राइट महिला का बाय डिफ़ॉल्ट ही बनता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही बनता है। उसे मांगने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अगर ये बात अर्निंग की ही है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एंटाइटलमेंट के लिए हकदार है, क्योंकि दोनों की भूमिकाएं यहाँ पर अपने अपने लेवल पर पर्याप्त हैं। उसमें बात सिर्फ इतनी है कि एक कार्य का सृजनात्मक रूप से मतलब आप कह लीजिए कि कार्य को सृजनात्मक रूप से कर रहा है और उपजीविका कमा रहा है, और दूसरा प्रत्येक व्यक्ति का सृजन कर रही है, तो फिर उसकी उपजीविका और बाय डिफ़ॉल्ट उसी में ही है, उसकी लाइवलीहुड उसी में ही है। इस तरह से संतुलित यदि हो महिला को उसका सम्मान भी मिलेगा और एक संतुलन भी बना रहेगा। बट जब हम उसे अनपढ़ करार दे करके, जब हम उसे कहते हैं तुम्हें बाहर की अकल कोई नहीं, तुम बाहर कैसे बात करनी तुम्हें पता नहीं, 4 लोगों में कैसे डील करना तुम्हें पता नहीं, एक पैसा कभी कमा करके घर चलाया है, ये सब खोखला समाज जब ऐसी बातें करता है तब फिर परिस्थिति पैदा होती है कि उसे होता है कि मैं कमाऊं पहले तो फिर मैं प्रूव करूं। वो तो प्रूव ऑलरेडी हो ही रहा है घर में इतनी बड़ी भूमिका निभाने से। हम पुरुषों को ये अक्लमंदी होनी चाहिए कि हम एक्नॉलेज करें कि सत्य क्या है। तो ऐसे में तब जब शिक्षा वो ग्रहण करने गई, जब वो स्कूल गई, तो ये कहा गया कि भाई ये तो शैतान खाने में जाने लगी है। तो देखिए, एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, एक इक्विलिब्रियम का, सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम का स्टेट मेंटेन रखने के लिए कितना विरोध किया गया। तो उस समाज में हल्के से बदलाव को भी सस्पेक्ट किया जाता था, सस्पिशन की नज़र से देखा जाता था कि नहीं, थोड़ा सा भी अगर परंपराओं में बदलाव हुआ, थोड़ा सा भी रिवाजों में बदलाव हुआ, थोड़ा सा भी किसी की भूमिका और पोजीशन में बदलाव हुआ, समाज गया। ये हमारा पहले का माइंडसेट था, पर कोई भी सोसाइटी ऐसे फंक्शन नहीं करती। मैंने बताया था सोसाइटी जिंदा होती है, एक जिंदा चीज़ की तरह। भाई जब हमारे बाल पक रहे हैं, हमारी उम्र ढल रही है, हमारे शरीर में, विचारों में इतना परिवर्तन आ रहा है, अजीब लोग हैं, हम ही जिंदा लोगों से मिलकर समाज बन रहा है, समाज में परिवर्तन नहीं आएगा, समाज चेंज नहीं होगा। जब हम बाल्यावस्था में थे तब हमारी चॉइसेस क्या थी, जब हम युवावस्था में होते हैं तब चॉइसेस क्या होती हैं, और जब हम वृद्धावस्था में होते हैं तब चॉइसेस क्या होती हैं। तो हम ही जिंदा लोगों से मिलकर के बना ये समाज। अगर समाज विचारात्मक है, अगर उसमें विजडम है, थॉट है, विवेक है, अगर वो रचनात्मक है, वो क्रिएटिव है, सृजनात्मक है, प्रोडक्टिव है, तो यार बदलाव नहीं आएंगे। मैं तो हैरान हूँ, क्यों नहीं आएंगे, परिवर्तन क्यों नहीं आने चाहिए। कैसे जिंदा रहेगा समाज अगर परिवर्तन को नहीं प्राप्त करेगा। इन परिवर्तनों को रोकना, बाल पक रहे हैं काले करते जाओ, क्या सत्य नहीं है ना ये? तुम रेजिस्ट कर सकते हो इसे, पर यह सत्य नहीं है। इसी तरह से एक लड़ाई चलती है, एक समय में बाल काले करने आदमी छोड़ देता है, फिर कहता है अब छोड़ो यार, अब हो गए 65 के, अब हो गए 70 के, तब तक द्वंद चलता है, लेकिन है कि नहीं। तो जब समाज में कंटेम्परेरी सोच ये कहती है कि समाज में परिवर्तन आने ही हैं, हमें उन्हें समझना पड़ेगा, हम उन्हें शक की नज़र से ना देखें, हम सस्पेक्ट ना काउंट करें उन्हें, हम सस्पिशियस ना रहें उनके प्रति, हम असेसमेंट करें, ऑब्जर्व करें, भयंकर डेलिब्रेशन करें, डिबेट करें, उस पर डिस्कशन करें, और फिर जो लगे कि ये परिवर्तन पर्याप्त है तो खुद को तैयार करें, उसके लिए खुद को उसके लिए तैयार करें, अपने मन को तैयार करें कि बाल पक रहे हैं, फिट रहें, एक्सरसाइज करें, और फिर जो उसके बाद थोड़े पक भी गए तो 4 चांद लगाएंगे आपकी शख्सियत में। समझ में आई? इस बात को समझिए। तो वेल
डिस्कस्ड डिलिब्रेटेड एटमॉस्फेयर में अगर लग रहा है ये परिवर्तन जरूरी है, फिर तैयार करो खुद को उसे स्वीकारने के लिए। आंख मूंद करके कुछ मत सवारो, कुछ मत स्वीकारो। लेकिन अगर फिर लगे कि स्वीकारने योग्य है, जब पूरी दुनिया ने कंप्यूटर अपनाया, भारतीय समाज ने चिंतन किया, जब लगा कि स्वीकारना चाहिए फिर भी नहीं स्वीकारना, ये क्या बात है? फिर स्वीकारा। फिर जिन जिन तकनीकों से आज किसी की ईगो और सनक की भेंट चढ़ के नॉर्थ कोरिया ने उन चीज़ों को नहीं अपनाया, आज कहाँ खड़ा है वहाँ का समाज? आज कहाँ खड़े हैं वहाँ के लोग? समाज ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तानाशाह व्यक्ति की एक पहली निशानी क्या होती है? क्योंकि उसने समाज को अपनी सोच की बेड़ियों में बांध लिया होता है, इसलिए हरके से परिवर्तन से भी डर जाता है, इसलिए सोसाइटी को क्लोज कर देता है, इकोनॉमी को क्लोज कर देता है, उन्हीं लोगों से रिश्ता बनाता है जो इसकी सत्ता और इसकी सोच को सपोर्ट करते हों, क्योंकि इसने सारे समाज को अपनी सोच की बेड़ियों में बांध लिया है। और अगर समाज दुनिया से जुड़ेगा, नए विचारों से मिलेगा, नए नए थॉट्स रिसीव करेगा, वो खुलना चाहेगा, वो सवाल करेगा, वो तर्क करेगा। और तानाशाही सोच जो होती है वो किसी को कन्विंस नहीं करना चाहती, वो तो मनवाना चाहती है बस। क्योंकि कन्विंस आप कर ही इस ग्राउंड पे सकते हैं अगर आप पूर्णतः तार्किक रूप में सही हैं, और उसमें सामने वाले का हित भी होता है, केवल आपका हित नहीं। आई बात समझ में? तो इसीलिए बदलाव जरूरी होते हैं, पर किस समय में आना चाहिए, किस अमाउंट में आना चाहिए, किस एरिया में आना चाहिए, किसी भी जागृत समाज को विचार जरूर करना चाहिए। आंख मूंद करके नहीं बदलाव ले लेना। सिंपली आप अच्छे चल रहे हैं, पढ़ाई में आपका शेड्यूल अच्छा है, रूटीन अच्छा है, पर यार कोई कह रहा था कि चेंज आना चाहिए तो मैंने कल से चेंज किया। यार वाई? बचपन से जब से जन्मा हूँ, जब पहली बार सोचा होगा, 4-6 महीने का ही हुआ होगा, तब से बाल ऐसे ही हैं, ऐसे ही हैं। मुझे नहीं लगा इतने वर्षों में कोई चेंज आना चाहिए, तो मैं खुश हूँ। आप मुझे बताएं, आप मुझसे लेक्चर लेते हैं, कोई दिक्कत क्रिएट हुई आपको? नहीं ना? तो जिस चीज़ के साथ सही चल रहे हैं, पर्पस रिजॉल्व हो रहा है प्रॉपर, कंटिन्यू विद दैट। जहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, चेंज दैट, उसे चेंज करिए, विचार करिए। तो कई लोग सिर्फ बदलाव के नाम पर ही कि बदलाव करने से हम बेहतर होते हैं, बिना विचार के बदलाव ही बदलाव में रह रहे, उनमें कुछ बदलाव नहीं हो रहा। कोई समाज में बदलाव ऐसे भी ना आए, पर दिख रहा है प्रत्यक्ष कि ये बदलाव जरूरी है और इसी से कुछ होना है, फिर भी नहीं आने दे रहे। इससे ही बचना जरूरी है, ये दोनों से बचना जरूरी है। तो लिखा हुआ है, अर्लियर emphasis was on the maintenance of social order and preservation of equilibrium that used to make social change a suspect phenomena. Now it is accepted that strains and social problems emerge due to contradictions existing in the social system, which can be sorted out by removing the contradictions. पुरानी पीढ़ी के सामने नई पीढ़ी हमेशा आकर के नई नई मांगे रखेगी, तो एक स्ट्रेन, एक खींचा तानी रहनी है। दोनों के विचारों में कॉन्ट्राडिक्शन रहनी ही रहनी है। आप इसे इग्नोर नहीं करके चल सकते। नए समाज की ज़रूरतें बदल रही हैं, नए युवाओं की रोज़गार की ज़रूरतें बदल रही हैं, उनके घूमने फिरने की, अपनी इच्छाओं की ज़रूरतें बदल रही हैं। एक खींचातानी तो रहनी है। ज़रूरी ये है कि एक एमिकेबल ग्राउंड पर आकर के इस ट्रेन को, इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉर्ट आउट करो, तो समाज को आगे चलने दो। थोड़ा वो परंपराओं को समझें, थोड़ा आप उनकी ज़रूरतों को समझो। कहानी तो ये है। ये मत कहो कि कॉन्ट्राडिक्शन का कोई प्रश्न ही नहीं है। कई फिल्मों में दिखाते हैं, घर में बाबा जी बैठे होते हैं लंच डिनर टेबल पे, कहते हैं गुड्डू कह रहा था कि ऐसा कुछ, ऐसा है ही नहीं है। सुन तो लीजिए, बोल दिया जो बोल दिया। कभी खुशी कभी गम में अगर अमिताभ बच्चन जय बहादुरी के साथ ये ना करता कि बोल दिया तो बोल दिया, लास्ट में तीनों बाप बेटे मिलकर रो ना रहे होते, फिल्म पहले ही सही हो जाती, स्टोरी पहले ही करेक्ट हो जाती। घर से निकलना पड़ा उसे, जाके अमेरिका में अपना घर बसाना पड़ा, क्योंकि बोल दिया जो बोल दिया से नहीं होता है, सुनना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। ऋतिक रोशन ने बहुत कहा मैं विदेश नहीं जाना चाहता, लेकिन कह रहे परंपरा है, जाना तो पड़ेगा ही। चला गया, फिर वो क्या हुआ, हाथों से निकल गया, फिर रो रहे थे बैठ के। वो दिखाया गया था कि जनरेशन टू जनरेशन एक जो गैप आता है घरों में, वो द्वंद्व कैसे मचाता है और कैसे हमें एमिकेबल ग्राउंड में आना है, तभी बात बननी है। थोड़ा अमिताभ झुका, थोड़ा वो समझे, फिर अंत में तीनों ने मशाल को हाथ लगाया, फिर कहानी सेट हुई। बहुत पुरानी फिल्म है, फिल्मी स्मृतियों में है। ऐसे ही ये कहानी है। जो ये कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, सब बढ़िया, अरे आपके घर में हम सुलगती हुई चिंगारी देख रहे हैं, अरे कुछ नहीं है, बैठाओ सबको, कहाँ भाई तुमको कोई प्रॉब्लम है मेरे घर में, मेरे शासन में?
नहीं बाबूजी सब ठीक है, ऐसे सर्वे मत कराओ, बंदूक माथे पे टिका के पता करवाओ, बहुत समस्याएं निकलेंगी। फिर बात करो उनसे, संवाद करो उनसे, विचार रखो उनके साथ। फिर जो तर्क पे बात बने तो तुम मान जाओ, नहीं तो फिर उन्हें माननी पड़ेगी। तर्क की एक ब्यूटी है, तर्क की एक ब्यूटी है कि सामने वाले को तर्क से अगर आप समझा दो बात को, तो या तो उसे माननी पड़ेगी या उसे ये मानना पड़ेगा कि अब वो अकारण बागी है, अब वो अकारण ही बागी है, और फिर है तो फिर है। वो लेजिटिमेसी गवा बैठता है कि अब मेरे मुताबिक समाज को बदलो ना, अब तो ये खुद प्रूव हो गया कि वो खुद ही रिबेल हो रखा है। अगर कॉज उसका वैलिड है तो रखो, प्रमाणित करो। ओके, तो शुरुआत से अब तक दो बदलाव आए हैं। एक कि हमने इसे इंडिविजुअल कंसर्न से निकाल के कलेक्टिवली अप्रोच करना शुरू किया सोशल प्रॉब्लम्स को, और दूसरा कि अब हम इस मानसिकता से नहीं चल रहे कि एट एनी कॉस्ट सोशल ऑर्डर को प्रिजर्व करना है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि किसी भी सोशल सिस्टम में कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं और हमें उस सोसाइटी को, उस सोशल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है इन कॉन्ट्राडिक्शंस को सॉर्ट आउट करके, ना कि इग्नोर करके। उस हिसाब से पहली अप्रोच कैसे देखती है सोशल प्रॉब्लम को, वो देखते हैं, दैट इज द फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच क्या कहती है? ब्यूटीफुल अप्रोच। वर्ड समझो जरा इसके। ये क्या अज्यूम करके चलती है कि जो सोसाइटी है वो एक सिस्टम है। सोसाइटी इज अ सिस्टम। आओ मैं सिस्टम समझाता हूँ क्या है। सिस्टम माने क्या? एक तंत्र, एक सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? सपोज करो ये जो पिस्टल है, पिस्टल, इसमें पूरा एक तंत्र काम करता है। तंत्र माने एक एक पार्ट उसका, एक एक पार्ट उसका आपस में इंटरकनेक्ट होके एक होल को जन्म देता है, एक संपूर्ण को जन्म देता है, वो पिस्टल है। एक एक पार्ट उसका, चाहे उसका ट्रिगर है, चाहे उसका घोड़ा है, चाहे उसका वो खींचते हैं आप पीछे की ओर, चाहे उसमें डाली हुई मैगजीन है, एवरी सिंगल पार्ट अगर मैं अलग कर दूं, अभी अगर मैं ट्रिगर अलग निकाल के रख दूं, कोई फंक्शन है क्या? मैं ट्रिगर को इंडिविजुअल यूनिट काउंट कर सकता हूं? नो। घोड़े को अलग कर दूं अगर? नहीं। बैरल अगर अलग करके रख दूं, मैगजीन अलग कर दूं, पर सबको अगर मैं इस मैनर में इंटरकनेक्ट करूं कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके एज अ होल, तो कोई बात बने। तो दे ऑल आर द पार्ट्स, ऑल आर द पार्ट्स। तो सिस्टम क्या होता है? जिसमें सभी पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्ट होके एक होल को जन्म देते हैं। जैसे हमारी बॉडी के बारे में हमेशा बचपन से एक वर्ड यूज हुआ है, बॉडी सिस्टम। हमारी बॉडी क्या है? कुछ नहीं, अ सिस्टम, जिसमें एक एक पार्ट बोले तो ऑर्गन आपस में इंटरकनेक्ट हो करके एक होल को फंक्शनल बना रहा है, और दैट होल, दैट संपूर्ण इज अ बॉडी, दैट इज अ सिस्टम। एक भी पार्ट अगर यहां पर डिसफंक्शनल हो जाए, होल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, पूरी बॉडी। लिवर, किडनीज, लंग्स, स्प्लीन, ब्रेन, इंटेस्टाइन्स, हार्ट। आप किसी व्यक्ति को देख लेना, आप जिस दिन उस व्यक्ति की डेथ होती है, लॉस होता है एज अ होल एक बॉडी, बट डिसफंक्शनैलिटी किसी एक पार्ट में आई होगी, किसी एक ऑर्गन में आई होगी, जिससे हो सकता है बाकी पार्ट्स में भी फैल गई हो। तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है या इंडिविजुअल ऑर्गन फेलियर काम हो सकता है, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज हुआ वो क्या हुआ? होल बॉडी। कई बारी बॉडी का कुछ हिस्सा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लकवा, पैरालाइज। समझ में आई बात? तो यहां से सिस्टम वर्ड का महत्व समझ आया कि सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग पार्ट्स आपस में कुछ इस तरह से इंटरकनेक्ट किए जाते हैं कि वो किसी होल को जन्म दे, वो किसी होल को फंक्शनल बनाए। वो होल ही यहाँ पर सोसाइटी है। तो सवाल पैदा होता है, इसके पार्ट्स कौन है? जब होल अगर सोसाइटी है और सोसाइटी